हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेक्चर नंबर 11 शंखनाद सीरीज के अंदर। ये सीरीज आपकी एसएससी जेईई प्रिपरेशन को बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव बनाने वाली है। इस सीरीज के अंदर यहाँ पर हम सिविल और मैकेनिकल एसएससी जेईई के अंदर नॉन टेक्निकल पार्ट जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर एसी की पूरी टीम आपके साथ यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रही है। तो जो ये सिविल इंजीनियरिंग का सेशन है लेक्चर नंबर 11, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी, सर्विंग एंड इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का पार्ट। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपके साथ आरसीसी के क्वेश्चंस, और इरिगेशन एंड सर्विंग का पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे विजय सर। सो जो भी बच्चे जो नए हैं, जिन्हें शंखनाद सीरीज के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ये सीरीज है यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए मंडे टू फ्राइडे 4 PM पर डेली आपके लिए सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं। साथ में मैकेनिकल ब्रांच के लिए मैं और जितेंद्र सर ट्यूसडे एंड सैटरडे के लिए आपके साथ कनेक्ट होते हैं डेली @12:30 PM। और साथ में जो सैटरडे संडे है, इसमें स्पेशल मैराथन सेशन हम कंडक्ट करते हैं। और इस मैराथन सेशंस के अंदर यहाँ पर एक क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट हम आपके साथ रिवाइज करते हैं। तो सब्जेक्ट का रिवीजन भी आपका हो रहा है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो ये शंखनाद सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जनरल अवेयरनेस पोर्शन। इसके अंदर यहाँ पर जनरल अवेयरनेस पोर्शन में प्रशांत सर, अंकुर सर आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्जिट वैसे ही क्वेश्चन जैसे एसएससी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। और अनामिका में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का पार्ट, जिसमें लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एक ही सेशंस में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो दोनों सेशन हैं, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये अल्टरनेट बेसिस पर यहाँ पर चल रहे हैं। और वीकेंड पर टेक्निकल पार्ट से हम एक सब्जेक्ट एक क्लास में कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज है इसका सिविल इंजीनियरिंग का, इसका लेक्चर नंबर 11 है। और सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी से है। क्वेश्चन है, इन रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर फॉर द रेनफोर्सिंग बार टू मीट द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो देखिए, ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए जो हमारे पास मिनिमम नॉमिनल कवर है स्ट्रक्चर एलिमेंट के लिए, तो बीम में इसकी वैल्यू मेंशन्ड है 25 mm। वहीं पर स्लैब के लिए वैल्यू मेंशन्ड है 20 mm। नेक्स्ट, अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम के लिए मिनिमम नॉमिनल कवर मेंशन्ड है 40 mm। और फुटिंग के लिए जो मेंशन्ड है वो है 50 mm। तो अभी हमसे फुटिंग के लिए पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 mm, यानी बी आंसर। इसमें अगर हम बात करते हैं अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए भी वैल्यूज पूछी जाती हैं। तो हमारे पास 5 एक्सपोजर कंडीशन है। एक माइल्ड है, एक मॉडरेट कंडीशन, एक सीवियर कंडीशन, एक वेरी सीवियर कंडीशन और एक एक्सट्रीम कंडीशन। सब कंडीशन के अंदर कौन कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशंस कंसीडर की गई हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। माइल्ड का मतलब है नॉट एक्सपोज टू रेन, मॉडरेट का मतलब है एक्सपोज टू रेन बट नॉट सीवियर, सीवियर का मतलब है सीवियर रेन एंड साथ में अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन एंड कोस्टल एनवायरनमेंट। वेरी सीवियर के अंदर आता है एक्सपोज टू सी एंड एक्सपोज टू द ग्राउंड वाटर कांटेक्ट। एंड लास्ट एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ पे टाइडल अटैक एंड केमिकल अटैक की कंडीशंस यहाँ पर मेंशन्ड है। मिनिमम जो ग्रेड मेंशन्ड है, मिनिमम ग्रेड, वो है इसमें M20, यहाँ पर है M25, इसमें मिनिमम ग्रेड है M30, इसमें मिनिमम ग्रेड है M35 और इसमें मिनिमम ग्रेड मेंशन्ड है M40। मिनिमम अगर नॉमिनल कवर की हम बात करें, नॉमिनल कवर, तो नॉमिनल कवर का वैल्यूज है 20 mm, देन उसके बाद 30 mm, देन उसके बाद यहां पर 45 mm, देन 50 mm एंड लास्ट इज 75 mm। तो 20, 30, 45, 50 एंड 75, 75 mm। तो ये यहाँ पर अलग अलग मिनिमम ग्रेड मेंशन्ड है और साथ में मिनिमम नॉमिनल कवर भी यहाँ पर मेंशन्ड है। इसमें आपको ध्यान रखना है, बीम के अंदर एक और पोर्शन चीज मैं आपको बता दूं, अलग अलग डिफरेंट जो कवर होते हैं उनके लिए क्या वैल्यूज यहाँ पर मेंशन्ड है। तो हमारे पास जैसे ये बीम होती है और इसमें हमने इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा, तो ये रेनफोर्समेंट वायर मेन बार हमने प्रोवाइड करा। कई बार जब ज्यादा बार प्रोवाइड करने होते हैं तो हम इन्हें अलग अलग लेयर्स में भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो टॉप में है ये हमारे पास क्या होगा? कंप्रेशन बार हो गई। बॉटम में जो हो गया वो क्या हो गई? टेंशन बार हो गई। ठीक, इसमें
यहां पर स्टायरअप का पोर्शन भी आएगा, तो ये इसमें स्टायरअप वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और इधर से भी ये स्टायरअप का पोर्शन यहां पर आएगा, तो ये स्टायरअप का पोर्शन हो गया। अब जो स्टायरअप के बॉटम से, स्टीरअप के बॉटम से बीम के बॉटम तक की डिस्टेंस होती है, इसे हम नॉमिनल कवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर तो मैंने आपको बता दिया, नॉमिनल कवर की वैल्यू क्या? इट शुड नॉट बी लेस देन, अगर बीम के लिए बात करें तो ये है 25 mm, और डायामीटर ऑफ द बार, लार्जर बार, जो भी लार्जर डाया है मेन बार का, विच एवर इज मोर, ठीक है। ये कंडीशन हमारे लिए बॉटम कवर के लिए है, और जो टॉप कवर है उसके लिए भी यही कंडीशन है जो यहां पर मेंशन्ड है, ठीक है। नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन दी 25 mm। अगर स्लैब होता तो 20 और डाया, कॉलम होता तो 40 और डाया, और अगर फुटिंग होता तो 50 और डाया। अगला इसमें ध्यान रखना है, जो इसमें बार्स के बीच में मिनिमम स्पेसिंग होती है, यहां पर ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे? मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। तो ये जो कहलाती है मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, इसके लिए भी नियम है। मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग दो बार के बीच में कितनी हो सकती है? सो इट शुड नॉट बी लेस देन मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का साइज, मैक्सिमम साइज जो है कोर्स एग्रीगेट का, +5 mm, ठीक। साथ में डायामीटर ऑफ लार्जर बार, लार्जर बार का डायामीटर, कोर्स एग्रीगेट का साइज +5 mm, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहां पर मेंशन्ड है, ठीक। वहीं पर जो हमारे पास ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए, कोर्स एग्रीगेट का साइज +5 या फिर डायामीटर ऑफ लार्जर बार विच एवर इज मोर, ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए नियम है। साथ में यहां पर जो मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग है दो बार के बीच की, ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग। तो जो मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग के लिए नियम है वो है इट शुड नॉट बी लेस देन 2/3 द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के मैक्सिमम साइज का 2/3, या फिर 15 mm, और डायामीटर ऑफ लार्जर बार विच एवर इज मोर, जो भी इनमें से ज्यादा होगा वो हम यहां पे यूज करेंगे। डायामीटर ऑफ लार्जर बार 15 mm और 2/3 द साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, ये मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग है, और ये है हमारे पास मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है, क्लियर स्पेसिंग है। वहीं पर इसमें जो यहां पर हम स्टायरअप के साइड से जो हम डिस्टेंस दे रहे हैं, स्टायरअप के साइड से बीम के साइड तक, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं साइड कवर। क्या बोलते हैं? साइड कवर। और साइड कवर की वैल्यू होती है शुड नॉट बी लेस देन 25 mm बीम के अंदर, और 2 टाइम्स द डायामीटर ऑफ बार विच एवर इज मोर, ठीक। मतलब कि जो नॉमिनल कवर है टॉप और बॉटम वो तो सेम ही है, 20, 25, 40, 50 फॉर स्लैब, बीम, फुटिंग, कॉलम, फुटिंग, तो ये तो सेम ही है। यहां पर स्लैब होता तो ये 20 हो जाता, कॉलम होता तो 40 हो जाता, फुटिंग होता तो 50 हो जाता, और डायामीटर ऑफ लार्जर बार, ठीक है, पर यहां पर 2 टाइम्स है साइड कवर में, ठीक। और स्पेसिंग आपको बता दिया, कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज +5 या फिर डायामीटर ऑफ लार्जर बार विच एवर इज मोर, और वर्टिकल में 2/3 द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, साथ में 15 mm, और साथ में डायामीटर ऑफ लार्जर बार विच एवर इज मोर। तो ये सारी स्पेसिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज पर IS 456/2000 यूजिंग WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो मॉड्यूलर रेशो M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए क्या लेना है? देखो मॉड्यूलर रेशो जो होता है वो होता है ES/EC। अब इसकी 3 अलग अलग वैल्यूज होती हैं, किसकी? मॉड्यूलर रेशो की। एक होती है विदाउट द इफेक्ट ऑफ क्रीप, बिना क्रीप के क्या वैल्यू है? एक होती है पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप, मतलब क्रीप का जो इफेक्ट है वो सिर्फ पार्शियल कंसिडर किया गया है, और एक होती है यहां पर आपका विथ इफेक्ट ऑफ क्रीप, विथ क्रीप। क्रीप को पूरा 100% मानकर निकालें तो क्या वैल्यू बनेगी? तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है विदाउट क्रीप वो बनता है 2 × 10⁵ दैट इज यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय 5000 √FCK। वहीं पर जब हम इस कंडीशन में निकालते हैं विथ क्रीप तो इसका फॉर्मूला आता है 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 5000
अंडर रूट एफ सी के, और यहां पर ऊपर आ जाता है 1 प्लस थीटा। तो ये आ गया मॉड्यूलर रेशियो हमारे पास विद क्रीप वाला, ये आ गया विदाउट क्रीप वाला। अब इसमें निकालेंगे तो ये आ जाता है 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सीबीसी। क्लियर? तो ये पार्शियल इफेक्ट वाला है। आपसे पूछ सकते हैं डिजाइनिंग में कौन सा कंसिडर किया गया है, तो डिजाइनिंग में लिया है पार्शियल इफेक्ट। और पार्शियल इफेक्ट क्यों लेते हैं इसका रीजन पूछेंगे, तो पार्शियल क्यों लिया, या तो क्रीप लेते पूरा या तो नहीं लेते। WSM इलास्टिक रेंज की है तो ये लेना चाहिए था, रियलिटी में क्रीप आता है तो क्रीप पूरा लेना चाहिए था, बट उन्होंने पार्शियल लिया। इसका रीजन क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर है बॉन्ड इज विद इन इलास्टिक लिमिट। क्योंकि बॉन्ड इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इसलिए हम क्रीप पूरा कंसिडर नहीं करने की जरूरत है। हम हाफ इफेक्ट भी लेंगे तो भी हमारा डिजाइन है वो एक्चुअल रहेगा, आंसर्स रिजेंबल करेंगे। अब हमें दे रखा है M25 ग्रेड कंक्रीट, तो इसका जो सिग्मा सीबीसी होता है वो होता है 8.5 मेगापास्कल, क्योंकि ये एफसी के बाय 3 आता है। अब इसमें M निकालेंगे तो ये हो जाएगा 280 के अपॉन में 3 इंटू 8.5। इससे अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आती है 10.98, जिसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 11। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारे पास, तो बी आंसर अवेलेबल है 10.98, सो इट विल बी दी कंसिडर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम ऑफ साइज 400 क्रॉस 400 mm इज हैविंग द डायामीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। लॉन्गिट्यूडनल बार का जो डायामीटर है वो 20 mm है। लेटरल टाइस का डाया हमें नहीं दिया, इसका पिच पूछा है, मतलब स्पेसिंग पूछा है। तो लेटरल टाइस की जो स्पेसिंग होती है इसका फॉर्मूला होता है इट शुड नॉट बी मोर देन LLD, या फिर 300 mm, या फिर 16 टाइम्स द डाया मेन बार लॉन्गिट्यूडनल, जो भी छोटा वाला। अगर 2-3 अलग अलग डाया दिए हैं तो जो छोटा है वो लेना है। और एक और होता है 48 इंटू डायामीटर लेटरल, लेटरल जो बार है उसके डाया का 48 टाइम्स। तो लेटरल का तो इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। LLD कितना है 400 mm, लीस्ट लेटरल डायमेंशन है 400, और ये हमारे पास है 20, तो 16 इंटू 20 से आंसर आएगा 320। इन सब में से हमें वो आंसर लेना है जो छोटा वाला है, विच एवर इज लेस। तो 400, 320, 300, और ये तो है नहीं, इनमें से छोटा कौन सा है, इनमें से स्मॉलर वैल्यू है 300। सो हम 300 से किसी भी कंडीशन में स्पेसिंग एक्सीड नहीं कर सकते। और जो लेटरल टाइस का डाया होता है इसका फॉर्मूला होता है इट शुड नॉट बी लेस देन, यहां शुड नॉट बी मोर देन, स्पेसिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेटरल का डाया कम नहीं होना चाहिए। तो वो है डाया लॉन्गिट्यूडनल बाय 4 और 6 mm, विच एवर इज मोर। पहले ये 5 था, अब ये 6 हो चुका है। तो डाया लॉन्गिट्यूडनल दो अलग अलग डाया हैं, तो जो बड़ा वाला है वो लेंगे। जैसे यहां पर तो एक ही दिया है 20, तो 20/4 कितना होगा 5, 5 और 6 में से बड़ा कौन है 6, तो आंसर 6 होता। बट अभी स्पेसिंग पूछा है तो आंसर ये है। और ये लेटरल साथ में जो हमारे पास स्पाइरल टाइज होते हैं उनका भी डाया का यही नियम है। उनका पिच का नियम क्या है वो हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछा है M30 जो ग्रेड कॉन्क्रीट में 30 क्या बताता है, तो M क्या बताता है, M बताता है मिक्स, किसका मिक्स, सीमेंट सैंड ग्रेवल का मिक्स, जिसको एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हमने मिलाया, उससे हमने क्यूब बनाए। कितने क्यूब बनाने, 3 क्यूब, कितने के 15 बाय 15 बाय 15 सेंटीमीटर। कितने दिन उनकी क्यूरिंग करना है, 28 दिन तक उनकी क्यूरिंग करना है। और उसके बाद जब तीनों का हम एवरेज निकालेंगे स्ट्रेंथ का, तो वो जो एवरेज आएगा 3 का, वो जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगा, दैट एवरेज स्ट्रेंथ विल नॉट बी लेस देन 30 मेगापास्कल। तब जाकर ये उस ग्रेड का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगा FCK। यानी M30 का मतलब है अगर हम मिक्स लेते हैं 100 नहीं लेना है, फिर 150 ही लेना है, 365 डेज पर नहीं लेना है, 150 लेना है और 28 डेज पे लेना है, पर 300 नहीं, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आंसर आएगा। तो ए आंसर है। अगर FCK हमारी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, मेगा पास्कल में ये आता है, तो अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करें तो ये 300 हो जाएगा, क्योंकि 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मेगा पास्कल के बराबर है। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर यहां पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो ये सही आंसर होता।
ठीक, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि हम कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या कोई भी स्ट्रेंथ निकालते हैं तो 10 बाय 10 बाय 10 सेंटीमीटर वाले क्यूब तब लेते हैं जब कोर्स एग्रीगेट का साइज 20 mm से कम या बराबर होता है। अगर कोर्स एग्रीगेट का जो साइज है वो 20 से ज्यादा है तब उस केस में हम 15 बाय 15 बाय 15 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है एज पर IS 456 मिनिमम विड्थ कितनी चाहिए बीम के लिए आरसीसी बीम में। जब 2 घंटे का फायर एक्सपोजर हमें चाहिए तो कितनी बीम, कम से कम बीम की विड्थ क्या देनी पड़ेगी। तो ये टेबल है IS 456, क्लॉज नंबर है 21, ये पूरा फायर के लिए। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, फायर एक्सपोजर फायर रेजिस्टेंट आरसीसी स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, फायर रेजिस्टेंट आरसीसी स्ट्रक्चर का हम पता करते हैं एक्सपोजर टाइम के अकॉर्डिंग। कितना घंटे वो आग को सहन कर सकता है, कितना घंटे उस पर आग लगाई जाए तो वो उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, वो उसका फायर रेजिस्टेंट बताता है। तो यहां पर कंडीशन है 1 आवर के लिए है तो मिनिमम विड्थ 200 है, 1.5 के लिए 200 है, 2 घंटे तक 200 है, मतलब 2 घंटे तक तो आपका सेम ही रहेगा विड्थ। अगर 3 घंटे फायर एक्सपोजर है तो 240 है और 4 घंटे है तो 280 है। हमसे ये पूछा गया है, मेनली इसी पर क्वेश्चन आता है। अगर मिनिमम थिकनेस पूछा स्लैब का फ्लोर का मिनिमम थिकनेस तो 95, 110, 125, 150, 170। मेन क्वेश्चन अभी तक विड्थ पे आया, वो भी 2 घंटे के लिए पूछा गया है, तो आंसर है 200 mm। तो ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, क्लॉज नंबर 21 में दे रखी है, इसको आप रीड आउट करें और इसको अपने नोट्स में एंटर करें। अगला है फॉर ए कॉन्क्रीट वर्क इन सी वाटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर सी वाटर से हमसे पूछते हैं, वाटर टैंक का पूछा तो M30, सी वाटर पूछा PCC तो PCC में M20, क्योंकि PCC जनरल कंस्ट्रक्शन होता है M5, 7.5, 10, 15 पर। तो अगर PCC सी वाटर में कर रहे हैं तो M20, और अगर RCC सी वाटर में कर रहे हैं तो इसका सही आंसर है M30। आरसीसी जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम ग्रेड कितना है आरसीसी का M20, बट सी वाटर है तो M30, तो सही आंसर होगा M20 एंड M30। नेक्स्ट इज द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ पूछा है न्यूट्रल एक्सिस का, एक्सयू लिम पूछ रहा है। एक्सयू लिम की वैल्यू Fe250 0.53D, 0.48D और 0.46D होता है हमारा Fe500 के लिए। हमसे किसका पूछा है, कौन सा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है, Fe500। उसकी ओवरऑल डेप्थ दे रखी है, बीम की विड्थ है 250 और ओवरऑल डेप्थ है 550। हमें इफेक्टिव डेप्थ चाहिए, कवर दे रखा है 50, तो इफेक्टिव डेप्थ होगी 550 माइनस 50, क्योंकि कवर माइनस करेंगे तो ये 500 mm आ गया। अब इससे अगर हम निकालें तो 0.46 इंटू इफेक्टिव डेप्थ कितना है, इफेक्टिव डेप्थ है 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग वैल्यू आएगी हमारे पास 230 mm, 230 mm। सो करेक्ट आंसर विल बी 230, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1, S2, S3 पर्टेन टू एन अंडर रेनफोर्स बीम। 3 स्टेटमेंट अंडर रेनफोर्स बीम के लिए दिए हैं, कौन सा सही है। पहला बोल रहा है ये बीम ज्यादा डीपर होती है बैलेंस सेक्शन के मुकाबले। दूसरा बोल रहा है कि इस बीम का जो फेलर होता है वो होता है ड्यू टू फेलर ऑफ स्टील। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है दिस बीम अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन एट फेलर। तो देखो पहले समझ लो, हमारे पास जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंडर रेनफोर्स्ड, एक होता है बैलेंस रेनफोर्स्ड, और एक सेक्शन होता है हमारे पास ओवर रेनफोर्स्ड। अब इसमें अगर हम समझें तो बैलेंस सेक्शन में कंक्रीट एंड स्टील दोनों फेल होते हैं। यहां पे कंप्रेशन टेंशन फेलर साथ में होंगे और डक्टाइल एंड ब्रिटल फेलर दोनों साथ में होंगे। मतलब जब स्ट्रक्चर में वार्निंग मिलेगी तभी वो टूट जाएगा। वार्निंग कब मिलती है, जब डक्टाइल फेलर होता है, और जब ब्रिटल हो रहा है तभी वो फेल होगा परमानेंटली अल्टीमेटली। इसमें एक्सयू जो होता है वो एक्सयू लिम के बराबर होता है, और इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस होती है उसको हम लिमिटिंग LNA लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। वहीं पर ओवर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर जो AST होता है वो AST लिमिटिंग से ज्यादा होता है, AST लिमिटिंग से ज्यादा होता है। इसमें जो AST होता है वो AST लिमिटिंग के बराबर होता है।
और यहां पर ओवर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर एक्सयू मोर देन एक्सयू लिम है, और न्यूट्रल एक्सिस आपकी थोड़ी सी नीचे शिफ्ट करती है एज कंपेयर टू बैलेंस सेक्शन की एक्सिस से। यहां पर जो एएसटी है वो एएसटी लिम से कम होता है, बैलेंस के मुकाबले स्टील कम होता है। यहां पर पहले फर्स्ट स्टील फेल होता है, बट स्टील का डक्टाइल फेलर है, तो इसलिए अल्टीमेट फेलर तभी होगा जब कॉन्क्रीट फेल होगा, क्योंकि ब्रिटल ही अल्टीमेट मोड ऑफ फेलर, ऐसा एलएसएम बोलता है। तो प्राइमरली स्टील फेलर है, बट सेकेंडली जब होगा तो यहां पे खाली इंडिकेशन मिलेंगे। जब कॉन्क्रीट फेल होगा, जब ब्रिटल फेलर होगा, तभी बीम फाइनली फेल मानी जाएगी। मतलब स्टील के फेल होने पे बीम फेल नहीं होगी, स्टील तो बस प्राइमरी फेलर है, मेन फेल तब होगी जब कॉन्क्रीट फेल होगा। यहां पर सिर्फ कॉन्क्रीट फेल होगा, ओनली कॉन्क्रीट। अब इसमें अगर हम देखें तो जो हमें स्टेटमेंट दिया है, दिस बीम अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन अंडर रेनफोर्स, तो अंडर रेनफोर्स में कैसा फेलर होता है? डक्टाइल फेलर, और डक्टाइल फेलर में बीम में डिफ्लेक्शन ज्यादा आएंगे, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है S3, दिस बीम अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन। अगला है द फेलर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू फेलर ऑफ स्टील, ये स्टेटमेंट गलत है। एलएसएम ये बोलता है, डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग ये सही है, इसलिए कुछ एग्जाम्स में जहां क्वेश्चन आया वहां पे इसका इन्होंने इसको सही माना, किसी ने गलत, क्योंकि डब्ल्यूएसएम बोलता है स्टील फेल होगा बस अंडर रेनफोर्समेंट, बट एलएसएम बोलता है कि स्टील जो है वो डक्टाइल मटेरियल है, उसका फेल होना अल्टीमेट फेलर हो ही नहीं सकता। स्टील जब फेल होगा, बीम डिफ्लेक्ट होगी और वार्निंग मिलेगा, बीम बोल रही है मैं नीचे आ रही हूं, मेंटेनेंस करा लो, और अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस एडिक्वेट मेजर्स लेंगे तो कंक्रीट के फेलर को हम रोक सकते हैं, मतलब बीम के फेलर को हम बचा सकते हैं। मतलब बीम अभी फेल नहीं हुई है, सिर्फ वार्निंग मिलना स्टार्ट हुई है, इसलिए बीम तब फेल होगी जब कंक्रीट फेल होगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दिस बीम्स आर डीपर, गहरी होती हैं। जैसे ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास मान लो कोई एक सेक्शन है, ठीक है, ये बी है और ये हमारे पास मान लो डी है, ठीक है, और ये हमारे पास एएसटी है कुछ, और ये हमारा एएसटी लिम है। मतलब ये सेक्शन हमारे पास कौन सा हो गया? बैलेंस सेक्शन हो गया। अब मान लो मैं एक बीम बनाऊं, उसमें मैं एएसटी अभी उतना ही रखूं जितना पहले था, अगर पहले भी 3 बार 16 था, अभी भी मैंने 3 बार 16 रखा, पर अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसका डेप्थ को बढ़ा दिया। मैंने डेप्थ जो है, समझना ऐसा कि मैंने डेप्थ बढ़ा दी, बी उतनी रखी मैंने बीम की, बट मैंने उसकी गहराई बढ़ा दी, ठीक है। अब आप बताओ, अगर मैंने सरिया वही रखा, स्टील वही रखा, बट डेप्थ बढ़ा दी, तो इतना जो स्टील है, पहले जो स्टील था वो बैलेंसिंग स्टील था, उतने पे सेक्शन बैलेंस हो रहा था, अब वो स्टील कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इस बड़े से सेक्शन के अंदर उतना ही स्टील भी रखा जाए तो वो हमें कम लगेगा, और ऐसे सेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? अंडर रेनफोर्स्ड। मतलब बैलेंस के मुकाबले अंडर रेनफोर्स थोड़े से डीपर होते हैं, और आपके जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होते हैं वो थोड़े से शैलो होते हैं, उनकी डेप्थ कम होती है। क्योंकि अगर सेम स्टील रखूं और डेप्थ कम कर दूं, तो अब जहां वो पहले बैलेंस मिल रहा था, जहां कॉन्क्रीट स्टील साथ में फेल हो रहे थे, अब जब मैंने डेप्थ कम कर दी, साइज छोटा कर दिया, स्टील वही रखा, तो अब सेक्शन ओवर रेनफोर्स होगा, क्योंकि कॉन्क्रीट कम हो जाएगा। कॉन्क्रीट कम होगा तो पहले वही फेल होगा, और जहां पहले कॉन्क्रीट होता है वो ओवर होता है। जब डेप्थ बढ़ा दी तो स्टील कम हो गया, तो स्टील पहले फेल हो जाएगा, और स्टील पहले फेल होना ही अंडर होता है। इसलिए ये सही है कि अंडर रेनफोर्स बीम थोड़ी डीपर होती है एज कंपेयर टू बैलेंस्ड। इसके दो स्टेटमेंट सही हैं, मतलब सही आंसर है S1 एंड S3, बी आंसर। कुछ जगह इसका आंसर ये भी दिया हुआ है, बट ये आंसर WSM के अकॉर्डिंग है। अब इन्होंने यहां मेथड तो मेंशन नहीं करी है, तो इसमें एग्जाम अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जिस एग्जाम में आंसर सही माना गया उसमें वो ही लगाना पड़ेगा, जिसमें ये माना गया वो लगाना पड़ेगा। और नहीं भी बोला है तो हम LSM के आंसर को प्रिफर करेंगे, क्योंकि LSM ही मेनली अब RCC में यूज की जाती है, WSM अब सिर्फ वाटर टैंक की डिजाइनिंग में ही यूज करते हैं, ठीक है। वाटर टैंक की डिजाइनिंग के लिए LSM की कोई मेथड नहीं है, मेनली WSM की मेथड ही यूज की जाती है फॉर वाटर टैंक डिजाइनिंग RCC, बाकी हर जगह LSM चलता है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉप बार्स आर एक्सटेंडेड टू द प्रोजेक्टिंग पार्ट्स ऑफ द कंबाइंड फुटिंग। हमारे पास अगर सपोज मान लीजिए एक ऐसा फुटिंग है पर्टिकुलरली,
ये कॉलम हो गया और यहां पर हमारे पास ये फुटिंग है। ठीक, अब फुटिंग के अंदर हमारे पास कुछ बार्स हैं, मेन बार होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगी, साथ में यहां से जो हमारी बार आती हैं कॉलम की जो बार आती हैं, इसमें हम, ये तो मेन बार्स हो गई, ऐसे लेटरल टाइज भी हम देंगे। तो जो आपका ये बार है ये इस प्रकार से यहां पर आगे तक भेजी जाएंगी, थोड़ा सा डेवलपमेंट लेंथ है कॉन्सेप्ट के लिए। तो इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि हमें जो टॉप बार्स हैं आर एक्सटेंडिंग टू द प्रोजेक्टिंग पार्ट्स ऑफ द कंबाइंड फुटिंग ऑफ द टू कॉलम्स। ये तो मैंने आइसोलेट फुटिंग बनाई है, तो ऐसे कुछ बार्स यहां पे भेजी जाती हैं। तो अगर हमारे पास आइसोलेट फुटिंग है तो जो बार्स हम प्रोवाइड करते हैं वो आपके ये जो आउटर एज हमारा है यहां पे, इससे हम ये डिस्टेंस देखते हैं यहां से यहां तक की, या हम बोल सकते हैं पूरा जो हम ये डिस्टेंस है इसको हम यहां पर डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होना चाहिए। ये तो आइसोलेट फुटिंग का हो गया। बट ऐसे कंबाइंड फुटिंग के अंदर ध्यान रखना है कि हम कितना आगे तक भेजते हैं, 0.1 L के बराबर भेज दें फ्रॉम द सेंटर एज ऑफ द कॉलम। जो सेंटर एज है, जो बीच वाला कोना है कॉलम का, सेंटर एज, ठीक उस साइड से, जैसे दो कॉलम होंगे, जैसे हमारे पास दो कॉलम है यहां पर कंबाइंड फुटिंग के अंदर, तो ये आउटर एज हो गई, ये आउटर एज हो गई। जो हमारे पास सेंटर एज है कॉलम की, जैसे ये वाली हमारी सेंटर एज है, तो इससे हम यहां तक 0.1 L तक भेजेंगे, 0.1 L। ऐसे इधर भी जब हम भेजेंगे तो वो भी हम 0.1 L तक भेजेंगे इन कंबाइंड फुटिंग। यहां पर नॉर्मल इसमें कितना भेजना है, एलडी के बराबर, बट अगर कंबाइंड फुटिंग है तो सेंटर एज से 0.1 L इस साइड और 0.1 L इस साइड, इतना हम मेन बार्स को एक्सटेंड करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या है, बी आंसर। ठीक, तो कितना हम भेजेंगे यहां पर, 0.1 L। तो ये था बच्चों हमारे पास सेशन जिसके अंदर हमने डिस्कस किया पूरा हमारा पोर्शन आरसीसी का। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसको यहां पर विजय सर डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगले सेशन में, बाकी आगे आप कंटिन्यू करेंगे इरिगेशन और सर्वेइंग का पार्ट विजय सर के साथ। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास। जो अगले क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम सर्वेइंग, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी से बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। A 50 मीटर टेप इज हेल्ड 2 मीटर आउट ऑफ द लाइन, व्हाट इज द ट्रू लेंथ? तो हमसे ट्रू लेंथ पूछी गई है। देखो पहले जब बात चल रही है यहाँ पे आउट ऑफ द लाइन की बात चल रही है, तो ऐसे केस में हमारे पास आइदर इट कैन बी ए केस ऑफ रॉन्ग अलाइनमेंट या फिर स्लोप का केस हो सकता है। ठीक है, तो स्लोप के केस में यहां पर आउट ऑफ द अलाइनमेंट है, तो आउट ऑफ द अलाइनमेंट में अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 मीटर आउट ऑफ द अलाइनमेंट है, 50 मीटर की चेन है, टेप मान लो, हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस। सिंपल सा तरीका है, अगर हम निकालना भी चाहेंगे यहां पर तो हमारे पास करेक्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा? द करेक्ट डिस्टेंस दैट वी आर गोइंग टू गेट इज तो हमारे पास जो भी हमारा 50 मीटर का डिस्टेंस है माइनस एच स्क्वायर बाय 2L डैश। तो 2L डैश में हमारे पास ये L डैश किसको बोल दूं मैं, यहां पर इसी को बोल देता हूं L डैश के बराबर। तो ये बन जाएगा कितना हमारे पास, 50 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 50। तो कितना बन जाएगा ये, 50 माइनस 2/50, तो 2/50 तो हमारे पास 1/25, तो इसका मतलब 0.04। तो 50 माइनस 0.04 वुड कम आउट टू बी एज 49.96 मीटर के बराबर। तो ये तो आंसर आ गया डी के बराबर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी स्लोपिंग ग्राउंड में मेजरमेंट होता है तो स्लोपिंग ग्राउंड पर जब भी मेजरमेंट होगा हम या तो यूज करेंगे स्टेपिंग डाउन या फिर हम यूज करेंगे हाइपोटेन्यूसल मेथड। हाइपोटेन्यूसल मेथड। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम करेक्शन निकालते हैं, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, तो फॉर्मूले अलग अलग है हमारे पास।
एक है हमारे पास -h²/2l डैश, जब हमारे पास हमें दे रखा हो कि कितना हमारे पास आउट ऑफ द अलाइनमेंट गया है और अगर रॉन्ग डिस्टेंस पता हो तो। एक तरीका होता है हमारे पास c स्लोप इज इक्वल टू l डैश 1 माइनस cos 2 थीटा के बराबर, ठीक है। या फिर हमारे पास c स्लोप अगर मैं लिखना चाहूं तो c हाइपोटेन्यूसल इज इक्वल टू l sec थीटा -1 के बराबर, ठीक है। तो ये हमें जो है वो कुछ बेसिक से हमारे पास फॉर्मूले पता होना चाहिए। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द स्केल ऑफ अ मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एज दिस मच, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द मैप इज दिस मच, डिस्टेंस ए बी ऑन द ग्राउंड इन किलोमीटर यूनिट्स विल बी। तो क्या होगा, चलो इसको देखते हैं। तो हमारे पास यहां पर अगर बात करें तो पहले तो स्केल को ही समझते हैं। स्केल होता है हमारे पास मैप डिस्टेंस अपॉन दी ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल का स्क्वायर होगा हमारे पास मैप एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया। और अगर हमारे पास कभी भी कोई गलत डिस्टेंस मेजर होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट डिस्टेंस होगा हमारे पास, अगर गलत स्केल का यूज हो रहा है तो RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल इनटू रॉन्ग डिस्टेंस। उसी तरह से अगर करेक्ट एरिया निकालना चाहते हैं तो वो बनेगा RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर इनटू रॉन्ग एरिया, ठीक है। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, पता होने चाहिए, क्वेश्चन यहां से जनरली आते हैं और पूछे भी जा रहे हैं। तो अगर हमें स्केल दे रखी है तो स्केल है हमारे पास 1/4000 की और मैप डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, पूछा है हमसे ग्राउंड डिस्टेंस कितना होगा। तो हमारे पास ग्राउंड डिस्टेंस वुड कम आउट टू बी एज 40,000 सेंटीमीटर। अगर इसी को मीटर में कर देंगे तो बन जाएगा 400 मीटर, इसी किलोमीटर में कर देंगे तो बन जाएगा 0.4 किलोमीटर। आ गया आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन विच द कैनाल बेड लेवल इज केप्ट मच हायर देन द हाई फ्लड लेवल ऑफ अ स्ट्रीम इज कॉल्ड। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत क्यों पड़ती है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि क्रॉस हमारे पास हमारा जो नेचुरल स्ट्रीम है, जो नेचुरल स्ट्रीम है वो क्रॉस करता है किसको, हमारे कैनाल को। तो वहां पर जरूरत पड़ती क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने की। अब अलग अलग कंडीशन समझिएगा, हमारे पास जो एक्विडक्ट है वो एक्विडक्ट कब बनेगा, जब हमारे कैनाल का बेड लेवल, जब हमारे कैनाल का बेड लेवल हमारे हाई फ्लड लेवल से HFL ऑफ स्ट्रीम से ऊपर हो तो उसे कहा जाता है एक्विडक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक होता है साइफन एक्विडक्ट, और ये कब बनेगा, अगर हमारे पास हमारा HFL हाई फ्लड लेवल ऑफ स्ट्रीम ऊपर चला जाए हमारे कैनाल बेड लेवल के, तो उसे कहते हैं साइफन एक्विडक्ट। अगर हमारे पास सुपर पैसेज बनता है तो हमारा जो बेड लेवल है, बेड लेवल ऑफ स्ट्रीम, वो हमारे कैनाल के FSL से ऊपर होगा, FSL ऑफ कैनाल, तो उसे कहते हैं सुपर पैसेज। और वहीं पर एक होता है
कैनाल साइफन। तो कैनाल साइफन में जो हमारा कैनाल का एफएसएल है, फुल सप्लाई लेवल, वो नेचुरल बेड ऑफ स्ट्रीम से ऊपर चला जाए तो इसे कहते हैं कैनाल साइफन। अब पूछा है क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर विच कैनाल बेड लेवल इज मच हायर। तो कैनाल बेड लेवल हायर कहां पर है, देख लो कहीं पे भी, सिर्फ पहले वाले में दिखाई दे रहा है। देन दी एचएफएल ऑफ द स्ट्रीम, आंसर क्या हो जाएगा, एक्विडक्ट विल बी द करेक्ट आंसर। Select the correct option with regard to the following two statement H1 and H2 pertaining to the hydrograph of a storm in a catchment. The rising limb of the hydrograph, चलो ठीक है, हाइड्रोग्राफ की बात चल रही है, पहले तो हाइड्रोग्राफ के बारे में समझो कि क्या पता होना चाहिए हाइड्रोग्राफ के बारे में। हमारे पास डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का जो कर्व होता है इसी को हाइड्रोग्राफ कहते हैं। हमारे पास जो रन ऑफ होता है, ठीक है, हमारे पास जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल से जो हमारे पास रन ऑफ क्रिएट होता है वो रन ऑफ स्ट्रीम में जाता है। तो उस स्ट्रीम में जो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व होता है उसी को हाइड्रोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोग्राफ में सवाल पूछ लेता है, इसलिए बता दे रहा हूं सब कुछ आपको। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का जो कर्व है वो हाइड्रोग्राफ है। इसमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए, तो ये जो नीचे फ्लो होता है इसे कहते हैं बेस फ्लो। क्या कहते हैं इसे, बेस फ्लो। ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं पीक, और यहां पर होती है बारिश। तो बारिश का टाइम पीरियड कहलाता है टाइम ऑफ रेनफॉल, और कितनी देर तक आउटपुट मिला रेनफॉल की वजह से उसे कहते हैं बेस टाइम, उसे कहते हैं बेस टाइम। तो हमारे बेस टाइम का जो सेंटर है और हमारे रेनफॉल का जो सेंटर है, ये जो दूरी है इसे कहते हैं टाइम लैग या फिर लैग टाइम। लैग टाइम कहते हैं इसे। एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास ये यहां से लेकर यहां तक का जो लिम है हमारे पास, ठीक है, इसे कहते हैं बेसिकली हमारे पास राइजिंग लिम, और ये जो लिम है हमारे पास इसे कहते हैं फॉलिंग लिम। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, दीज आर बेसिकली रेफर्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं इन्हें, दे आर रेफर्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे ए नाम देता हूं, इसे बी नाम देता हूं। ए पर मिलता है मैक्सिमम स्टोरेज, और बी के बाद हमारे पास हमारा जो रन ऑफ है वो बंद हो जाता है। रन ऑफ सीजेस, अब सिर्फ जो है वो पानी रिवर का ही पानी जो रिवर के अंदर पड़ा हुआ है वही हमारे पास हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो राइजिंग लिम कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा ये हमारे पास डिपेंड करता है हमारी कैसी रेनफॉल हो रही है और कैसा हमारा कैचमेंट एरिया है। लेकिन बारिश तो कब की हो चुकी, उसके बाद हमारा एरिया कैसे बिहेव करके पानी देता है रिवर के अंदर, तो वो डिपेंड करता है सिर्फ कैचमेंट एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो राइजिंग लिम ऑफ द हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स ऑन द कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, नहीं, हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा, ये साथ में डिपेंड करेगा ऑन स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। और द रिसेशन लिम जो फॉलिंग लिम है ऑफ द हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स ऑन द स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो हमारे पास क्या दोनों ही गलत हो जाएंगे, बिल्कुल ही दोनों गलत हो जाएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन वाटर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट एज पर IS 456/2000। तो यार ये तो RCC का क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगर बात करें यहां पर तो हमें ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए,
तो मैक्सिमम परमिसिबल कहां तक है, इट इज अप टू 200 mg पर लीटर। अगर हम बात करें हमारा क्लोराइड कंटेंट, तो क्लोराइड कंटेंट हमारे पास परमिसिबल है हमारे आरसीसी में अप टू 2000, और क्लोराइड कंटेंट परमिसिबल है, क्लोराइड कंटेंट परमिसिबल है इन पीसीसी अप टू 2000। 3000 mg per liter is basically for the inorganic content। तो ये एक बेसिक सी चीज है। आंसर क्या होना चाहिए, 200 mg per liter शुड बी दी करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन इन द चेन सर्वे। तो अलग अलग तरह की सर्वे लाइन है, हर एक सर्वे लाइन का अपना अपना एक पर्पस है। तो सर अब सभी के लिए बात करते हैं, जरा देखते हैं एक बार क्या है। अब यहां पर देखो कौन सी लाइन बिगेस्ट है, तो एक बार पहले इनमें करेक्शन करते हैं, इसको नाम को चेंज करते हैं ताकि अपन पढ़ सकें। इसे मैं देता हूं नाम मेन लाइन, ठीक है। अब टाई लाइन के बारे में समझते हैं। टाई लाइन का पर्पस क्या होता है, पहले तो बताओ कहां से कहां तक बनेगी। हमारे पास टाई लाइन जो बनती है हमारे पास, वो हमारे पास टाई स्टेशन से बनेगी। और टाई स्टेशन कहां पर बनते हैं, टाई स्टेशन कहां पर बनते हैं, ऑन मेन लाइन, ठीक है। टाई लाइन को एक और क्या नाम से जाना जाता है, टाई लाइन को एक और नाम से जाना जाता है ऑक्सिलरी लाइन। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सिलरी लाइन भी कहते हैं। क्या पर्पस होता है टाई लाइन का, तो टाई लाइन का पर्पस होता है हमारे पास टू लोकेट इनर डिटेल्स ऑफ एरिया, एरिया की इनर डिटेल्स बताने के लिए काम आती है। क्रॉस लाइन लिखता हूं मेन लाइन, तो मेन लाइन किससे मिलके बनती है, मेन स्टेशन से मिलके बनती है, मेन स्टेशन से मिलके बनती है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये जो लाइन है ये क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है, ठीक है। बेस लाइन की बात करते हैं, ये भी मेन सर्वे लाइन है, ये भी मेन सर्वे लाइन है, लेकिन ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। और साथ में ये क्या है, ये हमारे पास एरिया को दो में डिवाइड करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। और इसी को सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर किया जाता है, मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट से, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होंगे, सारे मेजरमेंट होंगे। चेक लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कि हमारे पास प्रूफ लाइन भी कहलाती है। क्यों बनाई जाती है, टू चेक लेवल ऑफ वर्क, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्क। आंसर क्या हो जाएगा, बेस लाइन वुड बी द करेक्ट आंसर। If the latitude and departure of a line AB and the bearing measured at A are this much and this much respectively, estimate the length of the line। तो पहले तो पता होना चाहिए कि लेटीट्यूड का मतलब होता है L cos थीटा और डिपार्चर का मतलब होता है L sin थीटा। इसके अलावा यह पता होना चाहिए कि अलग अलग डायरेक्शन में, अगर अलग अलग डायरेक्शन में पता करें तो हमारे पास यहां पर लेटीट्यूड पॉजिटिव होता है, डिपार्चर पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में लेटीट्यूड नेगेटिव, डिपार्चर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में लेटीट्यूड नेगेटिव, डिपार्चर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेटीट्यूड पॉजिटिव, डिपार्चर नेगेटिव। एक और चीज पता होनी चाहिए कि अगर समेशन ऑफ लेटीट्यूड करेंगे तो ये कहलाता है हमारे पास एरर इन लेटीट्यूड, और अगर समेशन ऑफ डिपार्चर करेंगे तो ये बताएगा एरर इन डिपार्चर। और किसी भी क्लोज ट्रेवर्स के लिए क्या पता होना चाहिए, तो क्लोजिंग एरर होता है इज अंडर रूट ऑफ समीशन एल का स्क्वायर प्लस समीशन डी का स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन पता करना है तो tan थीटा ऑफ द क्लोजिंग एरर वुड कम आउट टू बी इक्वल टू समीशन ऑफ डी बाय समीशन ऑफ एल के बराबर। जो भी साइन आएगा यहां पर, जो भी साइन आएगा, साइन बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, साइन के अकॉर्डिंग। समीशन डी या समीशन एल, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कैसे कैसे पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है।
अब जरा देखते हैं, बात करते हैं क्या पता होना चाहिए यहां से। लेटीट्यूड और डिपार्चर दे रखे हैं 40 और 30, तो हमारे पास एल साइन थीटा दे रखा है 30 और एल कॉस थीटा दे रखा है 40। कर दो इनको डिवाइड, तो बनेगा टेन थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, क्या बनेगा, टेन थीटा 3/4 के बराबर बनेगा। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा क्या बन जाएगा 3/5 और कॉस थीटा क्या बन जाएगा 4/5। तो हमारे पास यहां पर पूछा है एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द लाइन, तो लिख सकते हैं देयरफॉर एल साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 30 के बराबर, तो एल आ जाएगा 30 इंटू 5/3, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 50 मीटर के बराबर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, से लल्लू से सवाल पूछ लेता है एसएससी कभी कभी। क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, बी आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी मॉड्यूलर कैनाल आउटलेट। तो पहले तो समझते हैं कि आउटलेट, मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर, अनाल आउटलेट क्या होता है। तो पहले समझते हैं आउटलेट का मतलब क्या है। आउटलेट का मतलब होता है हमारे पास जो है, हमारे पास हमारे माइनर और वाटर कोर्स के बीच में, माइनर और वाटर कोर्स के बीच की बाउंड्री को बताता है, या फिर कह सकते हैं ये है हमारे पास बाउंड्री बिटवीन हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड फार्मर्स के बीच में। तो यहां तक पानी पहुंचाने का काम किसका होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का होता है। अभी जो आउटलेट्स होते हैं हमारे पास, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है मॉड्यूलर, जहां पर डिस्चार्ज जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स। और क्या होते हैं मॉड्यूलर आउटलेट्स, जनरली वो आउटलेट जो कि हमारे पास, जैसे कि गिब्स आउटलेट की बात कर लो या गिब्स रिजिड मॉड्यूल की बात कर लो आप, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हमारा जो है वो मॉड्यूलर आउटलेट हो गया। इसके अलावा बात करें तो एक होता है हमारा सेमी मॉड्यूलर आउटलेट। तो सेमी मॉड्यूलर के अंदर क्या होगा, डिस्चार्ज जो है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी के लेवल पे डिपेंड करेगा। और एक होता है हमारे पास नॉन मॉड्यूलर, क्या होता है एक नॉन मॉड्यूलर। तो नॉन मॉड्यूलर किस पे डिपेंड करेगा, हमारे पास वहां पर डिस्चार्ज इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन बोथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स में, दोनों में। इनके एग्जांपल्स क्या है, तो अगर सेमी मॉड्यूलर के एग्जांपल लिखेंगे तो बनेगा हमारे पास पाइप आउटलेट, डिस्चार्जिंग फ्रीली इन द एयर, या फिर वेंचुरी फ्लूम की बात कर लो, वेंचुरी फ्लूम की बात कर लो। इसके अलावा नॉन मॉड्यूलर के अंदर अगर एग्जांपल देखेंगे तो बनेगा सबमर्ज पाइप आउटलेट, या फिर एक और बनेगा आपके पास ओपन स्लुइस मेसनरी। तो आंसर क्या होना चाहिए यहां से, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। पूछा है आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज नॉट यूज्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ कैचमेंट हैविंग नंबर ऑफ स्टेशन। तो इनमें से आइसोहाइटल मेथड भी इस्तेमाल होती है, अरिथमेटिक भी होती है और थीसन भी होती है। हाइटोग्राफ मेथड कोई मेथड होती नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, अरिथमेटिक मेथड कब यूज होती है, फॉर स्मॉल एरियाज, एग्जाम में सवाल पूछे तो पता होना चाहिए, स्मॉल एरियाज एंड रेनफॉल यूनिफॉर्म। और रेनफॉल कैसी हो, हर जगह यूनिफॉर्म हो, उसमें ये लगती है। अगर हमारे पास एरिया लार्ज हो, एरिया अगर लार्ज हो जाए एंड नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल हो जाए, तो उस केस में थीसन पॉलीगॉन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर यहां इसे एक और नाम से आना जाता है, जिसे कहते हैं वेटेड हमारे पास
मीन मेथड, वेटेड मीन मेथड। तो यहां पर हमारे पास अगली मेथड है आइसोहाइटल मेथड। ये बेस्ट मेथड है और यहां पर हम आइसोहाइटल में आइसोहाइटल या आइसोहाइट्स की मदद से मैप के ऊपर उनको प्लॉट करके आइसोहाइटल मैप बनाते हैं। और आइसोहाइटल मैप बनाकर हम उन्हें बनाते कैसे हैं? ओरोग्राफिकली। कैसे बनाते हैं? ओरोग्राफिकली जो मैप बनते हैं हमारे आइसोहाइटल मैप, उनकी मदद से हम ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा जो है वो एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं। तो आंसर यहां से आएगा तो आएगा तो बी, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि यहीं से सवाल ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड बाय 30 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 450 मीटर। इफ द चेन वाज 0.2 लिंक्स शॉर्ट देन फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड बाय 30 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी दिस मच। जो मिलता है वो हमेशा, जो फाउंड होता है, जो हमें पता चलता है, जो मेजर करते हैं हम, वो हमेशा गलत होता है। और गलत नहीं होगा तो फिर हम ये सब करेंगे ही क्यों? हमारे पास इफ द चेन वाज 0.2 लिंक शॉर्ट, तो जो हम सोच के चलते हैं वो उसकी सही लेंथ मानी जाती है। हमारे हाथ में जो है वो थोड़ी छोटी है। कितनी छोटी है? 30 मीटर की। तो 30 मीटर में कितने लिंक होते हैं? 150 लिंक्स होते हैं। कितनी छोटी है? 0.2 लिंक छोटी है, तो कितनी हो जाएगी? 149.8 लिंक्स हो जाएगी। पूछा क्या है हमसे? ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, एल पूछा है। कैसे निकाल देंगे? तो बात बड़ी सिंपल सी है। एल निकालना है तो एल बनता है हमारे पास एल डैश बाय एल इंटू एल डैश के बराबर। तो एल डैश हो जाएगा 149.8 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 450। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। अब 150 इंटू 3 कर लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास कितना? फिर से 450 आ जाएगा। पर 450 आंसर नहीं होना चाहिए। 149.8 है तो 149 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कितना? 447। कितना बनेगा? 447। ठीक है, और फिर हमारे पास प्लस 0.8 इंटू 3 तो बनेगा 2.4। तो 447.00 प्लस 2.40। तो हमारे पास यहां से आंसर जो है, क्या गड़बड़ी कर दी हमने? 3 से मल्टीप्लाई करना सही तो आ रहा है, तो 8 3 24 सही भी है। वेयर इज द मिस्टेक? 149.8। ठीक है, देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। तो दिस इज 40944 449.40। तो 449.40 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको एक बार। वन 0.8 इंटू 3। बात तो वही आ रही है, आ तो वही रहा है आंसर। हम गलत इतना तो हो नहीं सकते। आंसर आएगा 449.4। तो क्या आंसर आ रहा है यहां पर? अच्छा, ये गलती से इन्होंने यहां लिख दिया है 449.4 मीटर के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। When a 30 meter chain is tested for its accuracy against a steel tape standardized at 20 degree Celsius and 8 kg pull, its overall length should not deviate beyond। किससे डेविएट नहीं होनी चाहिए? तो देखो आपको क्या पता होना चाहिए, जो 20 मीटर चेन होती है, वो 20 मीटर चेन में जो हमारे पास ओवरऑल लेंथ है वो प्लस माइनस 5 mm से ज्यादा या छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। 30 मीटर चेन जो है वो हमारे पास प्लस माइनस 8 mm छोटी या बड़ी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें एवरी मीटर ऑफ लेंथ, एवरी मीटर ऑफ चेन, हर एक मीटर ऑफ चेन हमारे पास प्लस माइनस 2 mm से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन ध्यान रखिएगा। आंसर यहां पर क्या बनना चाहिए? 8 mm शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग डिटेल पर्टेन टू द क्रॉसिंग ऑफ अ कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन। बेड लेवल दे रखा है, फुल सप्लाई लेवल दे रखा है,
पूछा गया है किस तरह का क्रॉस ड्रेनेज वर्क लगेगा, तो करना कुछ भी नहीं होता है। आप तो अंदाजा लगा लो कि आपके कैनाल का बेड कहां है और आपके ड्रेन का एचएफएल कहां है। एचएफएल दिया नहीं है, तो कैनाल का सॉरी आप नेचुरल ड्रेन का क्या ले लो, बेड लेवल ले लो। तो बेड लेवल है और आपके पास इसका एचएफएल है, तो एचएफएल कहां पर आ जाएगा, एचएफएल आ जाएगा आपका 169.2 प्लस 2.5, तो ये बन जाएगा 7.9, एक इधर आएगा 7, तो 171.7 मीटर। ये आ गया आपके पास एचएफएल, हाई फ्लड लेवल, ठीक है, दिस इज एचएफएल। और फिर है आपके पास फुल सप्लाई डेप्थ ऑफ कैनाल, तो कैनाल का बेड लेवल है। अच्छा देखो, कैनाल का बेड लेवल नीचे है, एफएसएल ऊपर है, तो सॉरी एचएफएल ऊपर है, एचएफएल ऊपर है, कैनाल का बेड लेवल नीचे है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, साइफन एक्विडक्ट होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। हाईएस्ट मोमेंटरी पीक डिस्चार्ज at the respective point of observation in river flow which is equal to or exceeded once every year is known as। तो देखो क्या मतलब होता है इसका, पहले तो समझते हैं कि हमारे पास यहां पर ये जितनी कंडीशंस दे रखी है इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास बैक वाटर की बात करते हैं। पहले बैक वाटर से पहले एवल्शन समझना पड़ेगा। एवल्शन का मतलब ये होता है जब भी रिवर में डिस्चार्ज बढ़ता है, तो रिवर में डिस्चार्ज बढ़ने पर रिवर का जो है वो कोर्स चेंज हो जाता है, रिवर का रास्ता बदल जाता है। और अगर इफ रिवर स्टार्ट्स फ्लोइंग, कहां से कहां, इफ रिवर स्टार्ट्स फ्लोइंग परमानेंटली इन दिस पाथ, तो इसे कहते हैं एवल्शन। अब क्या होता है, जब रिवर का पाथ चेंज होता है तो रिवर के मल्टीपल पाथ बनते हैं, फ्रॉम मल्टीपल पाथ, फ्रॉम मल्टीपल पाथ। अगर किसी पाथ में इफ एनी पाथ हैज स्टेग्नेशन, रुका हुआ पानी जैसा फील होता है, जैसा फील होता है, तो उसे कहा जाता है वहां का बैक वाटर। जनरली समंदर में क्या होता है, समंदर में लहरें बनती हैं, लेकिन समंदर का कुछ पानी आके जमीन वाले इलाकों में आके भर जाता है, वहां शांत पड़ा रहता है। वो कैसे आया, स्टेग्नेशन वहां पे मिला, तो वो बैक वाटर बेसिकली कहला रहा है, ठीक है। हमारे पास यहां पर एनुअल फ्लड, एनुअल फ्लड मतलब हर साल पानी का पूरे साल भर में ऐसी तो एक परिस्थिति बनती है ना जब रिवर का फ्लो सबसे ज्यादा ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, वो जो सबसे ज्यादा ऊपर गया पूरे साल भर में उसे कहा जाता है एनुअल फ्लड। आंसर तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एनुअल फ्लड। और बेस फ्लड तो हमारे पास जो है वो सिंपल सा हमारे रिवर के अंदर का फ्लो है जो कि जनरली हमेशा मेंटेन रहता है। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इन अ कंपास सर्वे वर्क ऑफ एन ओपन ट्रेवर्स ABCDE, ठीक है, द बियरिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन AB ऑब्जर्व वाज नॉट क्लियरली रिटन। ए से बी का बियरिंग लिखा ही नहीं है भैया। द ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ द लास्ट लाइन D वाज रिकॉर्डेड। D से ए का बियरिंग पता चला, वो कितना था, साउथ 36 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट, तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये एंगल है डी का, ठीक है। The deflection angles are this much and this much, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, इधर राइट है। कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन AB, AB का बियरिंग पता करना है, ठीक है, करते हैं पता। तो AB का बियरिंग पता करने के लिए व्हाट शैल बी डन इज, पहले तो देखो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा हमारे पास 3 3 6 और 6 और एक 7, तो 67 डिग्री, 67 और 50 तो 68, हाँ ठीक है, ये आएगा 68 डिग्री 30 मिनट्स के बराबर, ये वाला एंगल। अगर ये एंगल इतना है
तो यहां पर भी ये वाला एंगल कितना बनेगा हमारे पास? दिस एंगल विल अगेन बी 68 डिग्री 30 मिनट। एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, हम इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन यहां बनाते हैं। ठीक है, इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन बनाई, थोड़ी सी पैरेलल दिखाई नहीं दे रही है। अब शायद पैरेलल होगी, ठीक है, मान लेते हैं पैरेलल है इसके। तो अगर ये पैरेलल है तो हमारे पास यहां पर अगर देखा जाए अब, तो ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? ये पूरा एंगल बनेगा 42 डिग्री 30 मिनट, और ये एंगल बनेगा 68 डिग्री 30 मिनट। तो 68 और 42 में से अगर हमारे पास हमारा जो है 18 डिग्री माइनस होता है, तो हमें हमारी ए बी लाइन के लिए ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये एंगल मिल जाएगा हमें। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 और 10 तो 110, 110 और 30 30 तो 111, 111 में से 18 डिग्री 20 मिनट गए, तो 111 में से हम 19 डिग्री हटा दें, तो 111 में से 19 डिग्री भी हटा देते हैं, तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 87 डिग्री। कितना आ जाएगा एग्जैक्टली, कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर से करें, बिना कैलकुलेटर कर लेते हैं। तो 6 4 10 और 10 और 10 110 111, तो 111 डिग्री 0 मिनट में से गए कितना जा रहा है? 18 डिग्री 20 मिनट। तो 18 डिग्री 20 मिनट, तो इसे हमें बनाना पड़ेगा, विल हैव टू मेक दिस एज, इसे बनाना पड़ेगा 0 डिग्री और इसे बनाना पड़ेगा 10 डिग्री। ठीक है, या फिर इसे हम यहाँ से 1 डिग्री इधर लेते हैं, तो हम वो वाला फंडा अपनाते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 डिग्री इधर दिया तो ये एक बनेगा 110 डिग्री और ये बनेगा 60 मिनट, तो ये बनेगा 40 मिनट, और 110 में से 18 गए, 110 में से 18 चले गए, तो बनेगा 92 डिग्री, है ना, 92 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये एंगल है हमारे पास 92 डिग्री 40 मिनट्स। अब ए बी का एंगल पूछा गया है हमसे। ठीक है, ए बी का एंगल पूछा गया है, किससे पूछा गया है? साउथ से पूछा गया है। तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री तो नहीं होगा, इसको इस तरह बना लेते हैं। हमसे पूछा गया है ये वाला एंगल कितना होगा। तो अगर हमारे पास हमें ये वाला एंगल पता है, इसी को 180 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 179 डिग्री, 179 डिग्री हमें फर्स्ट लाइन ए बी का पूछा है ना, तो ए से बी का लाइन पूछा है हमसे, और हम बताएंगे इसको, अगर ये 92 है तो इसका मतलब ये एंगल ऐसा बनेगा।
ऐसा कुछ बनेगा, ये थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा। तो हमसे एक्चुअली में वो ये वाला एंगल पूछना चाह रहे हैं, और हमें इस लाइन का पता है ये वाला एंगल, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री में से 92 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 179 डिग्री 60 मिनट्स में से गया 92 डिग्री 40 मिनट, तो बचेगा 20 मिनट, वही आ जाएगा शायद तक, ठीक है। क्या क्या देखते हैं, 9 में से 2 गए 7 डिग्री, और फिर 17 में से 9 गए तो बचेगा 8 डिग्री, 87 डिग्री 20 मिनट, और एंगल आ जाएगा ए बी का नॉर्थ 87 डिग्री 20 मिनट। तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का पूछा है, एसएससी है ये, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना लंबा कैलकुलेशन करा लेगा, बट हाँ अगर डायग्राम हमारे पास हमारे वहां पर ड्रॉ करने की परिस्थिति नहीं बनी तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इफ n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड ट्रेवर्स। तो पता होना चाहिए कि क्लोज्ड ट्रेवर्स में हमारे पास एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स का जो सम होता है, ठीक है, समेशन होता है, वो होता है 2n+4 इंटू 90 डिग्री के बराबर, और इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स का जो समेशन होता है वो होता है हमारे पास 2n-4 इंटू 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जब भी हम फोरबेरिंग और बैक बेरिंग का कॉन्सेप्ट निकालते हैं तो फोरबेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस यूजुअली 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास बोथ दी स्टेशंस आर, जिन स्टेशन से ये निकाला गया है, बोथ दी स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, दोनों ही फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, लोकल अट्रैक्शन है। और वहीं पर अगर बात करें किसी भी दो पॉइंट के लिए अगर फोरबेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं आए तो समझ जाना या तो दोनों, आइदर बोथ और ओनली वन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन से ये इनमें से कोई एक अफेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इनकरेक्ट बताना है, मेजर्ड एक्सटीरियर एंगल का समेशन 2n+4 90 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ मेजर्ड इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू 2n-4 राइट एंगल, सही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ मेजर्ड एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मेजर्ड इंटीरियर एंगल, ये हो ही नहीं सकता, यहीं पे साफ दिखाई दे रहा, नहीं हो सकता। द फोरबेरिंग ऑफ द लास्ट लाइन शुड बी इक्वल टू इट्स बैक बेरिंग ±180 डिग्री मेजर्ड एट द इनिशियल स्टेशन, तो वो सही बात है। हमारे पास पहले स्टेशन से जो हमने लास्ट लाइन के लिए हमारे पास जो हमने फोरबेरिंग मेजर किया है वो हमारे पास इनिशियल स्टेशन के बैक बेरिंग से ±180 डिग्री होना चाहिए, मतलब फोरबेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। The duty of a given crop is 400 hectares per cubic when the base period of the crop is 100 days, delta of the crop is, तो डेल्टा ऑफ द क्रॉप इज, डेल्टा का साइन गलत है यहाँ पर, डेल्टा का साइन ये होगा। तो देखो डेल्टा के बारे में ये पता होना चाहिए कि अगर 8.64 इंटू बी करके ड्यूटी लिखते हो तो आंसर मीटर्स में आएगा, अगर बी को डेज में रखा और ड्यूटी को हेक्टेयर पर क्यूमेक में रखा, और अगर डेल्टा को 864 इंटू बी रखते हो डिवाइडेड बाय ड्यूटी करके रखते हो तो आंसर आपके पास आपका सेंटीमीटर में आएगा। अभी भी बी और ड्यूटी सब दोनों एक जैसे पैरामीटर में होंगे। अब आप देख लो आपके पास आंसर किस में है, एमएम में दे रखा है, तो अपन सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ड्यूटी दे रखी है और बेस पीरियड दे रखा है, हमें डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 864 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ये से ये गया, ये से ये गया, 4 1 जा 4, अब आ रहा है 864, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 1 और 24, तो हमारे पास ये बन जाएगा 6,
तो 216 सेंटीमीटर के बराबर। तो डेल्टा कितना आ जाएगा? 2160 mm के बराबर। तो आंसर क्या है यहां से? डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ प्लेन टेबल सर्वे? तो प्लेन टेबल सर्वे में हमारे पास हमें क्या सोचना है? हमें यह सोचना है कि प्लेन टेबल सर्वे कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। प्लेन टेबल सर्वे के बारे में क्या पता होना चाहिए? यहां पर एक ही टाइम पर प्लॉटिंग और साइटिंग, नहीं स्लाइड, साइटिंग और प्लॉटिंग लिखते हैं। साइटिंग एंड प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों एक साथ की जाती है। जो प्रिंसिपल यूज होता है यहां पर वो क्या है? प्रिंसिपल जो यहां पर यूज होगा वो क्या होगा हमारे पास? जो है वो पैरेललिज्म का। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे जनरली किसके लिए प्रीफर किया जाएगा? फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल, स्मॉल एंड मीडियम स्केल वर्क। मतलब 1/10,000 से 1/10,000 से 1/25,000 तक। ठीक है, हमारे पास इसे 2.5 लाख तक भी लेके जा सकता है। ये हमारे पास प्लेन टेबल सर्वे कंडीशन है। प्लेन टेबल सर्वे के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है? हम इसको जो है वो ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमारे पास हमारा इट रिप्लेसेस द कंपास सर्वे इन द मैग्नेटिक एरियाज। बिल्कुल सही बात है, जहां काम नहीं करेगा वहां पर कर सकते हैं इसको। मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल में, बिल्कुल सही बात है। सिंपल एंड चीपर देन द थियोडोलाइट सर्वे, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास आसान भी है, सिंपल है, चीपर है, आसान भी है, और हमारे पास हमें ज्यादा स्किल्ड वर्कर भी नहीं चाहिए। अंतर इतना सा है कि हमारे पास ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये ट्रॉपिकल कंट्रीज या इक्वेटोरियल कंट्रीज में नहीं यूज किया जा सकता, वुडी एरियाज में यूज नहीं किया जा सकता। हमारे पास हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एक बात ध्यान रखिएगा, स्मॉल स्केल मैप्स में, स्मॉल स्केल मैप्स में सेंटरिंग ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू, सॉरी, हमारे पास स्मॉल स्केल मैप में ओरिएंटेशन ज्यादा जरूरी है। ओरिएंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेंटरिंग। वहीं पर लार्ज स्केल मैप के लिए अगर बनाएंगे तो वहां पर सेंटरिंग ज्यादा जरूरी हो जाएगी एज कंपेयर टू ओरिएंटेशन। और यहां पर सेंटरिंग में एरर कितना चलेगा? तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर परमिसिबल है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। कन्वर्ट द WCB टू द रिड्यूस ब्यूरिंग। तो WCB को रिड्यूस ब्यूरिंग में डालेंगे तो क्या आएगा? तो ध्यान रखिएगा, WCB में हम क्या करते हैं? हम एंगल को 0 से 360 डिग्री में मेजर करते हैं। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हम 0 से 90 डिग्री तक ही मेजर करते हैं। तो अगर कन्वर्ट करना है होल सर्कल बियरिंग को रिड्यूस बियरिंग में, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा WCB हमारे क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के बराबर होता है। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो मुझे अगर WCB से QB में जाना हुआ तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, हम 180 डिग्री में से हमारा WCB माइनस कर देंगे तो हमारे पास QB निकल कर आ जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मुझे WCB, सॉरी ये QB लिखते हैं यहां पर, QB और यहां पर QB लिखते हैं। तो QB अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालना है तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, यहां पर मैं WCB में से 180 डिग्री घटा दूंगा। और वहीं पर फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालने का तरीका है, आप 360 डिग्री में से WCB माइनस कर दो, QB आ जाएगा। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे 360 डिग्री है तो मैं क्या करूंगा? मैं 359 डिग्री 60 मिनट्स लिखूंगा और उसमें से 336 डिग्री 40 मिनट्स लिखूंगा। तो आंसर आ जाएगा 20 मिनट, और 9 में से 6 गए तो 3 बचे,
5 में से 3 गए तो 2 बचे, 0 बचे। 23 डिग्री 20 मिनट वुड बी दी करेक्ट आंसर। लेकिन अब ये पता है कि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या लगेगा, नॉर्थ 23 डिग्री 20 मिनट वेस्ट के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। The relation between the area of crop irrigated and the quantity of irrigation water required during the entire period of the growth of that crop is known as। तो हमारे पास area of crop irrigated and the quantity of irrigation water required during the entire period, तो इनके जो रिलेशन बताना है हमें, सिंपल सी चीज है। हमारे पास एरिया है, क्वांटिटी है, और हमें जो है वो रिलेशन बताना है इसका, तो क्या आ जाएगा, ये सिंपल सा आंसर है, ड्यूटी आ जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो ड्यूटी की यूनिट है हमारे पास हेक्टेयर्स पर क्यूमेक्स, जो कि हमारे पास कैसे निकल कर आएगा, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। एरिया की यूनिट होती है हेक्टेयर्स में और डिस्चार्ज की यूनिट होती है क्यूमेक्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूटी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्मेटिक कंपास इज कंपेयर्ड इज कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन द सर्वेयर्स कंपास बिकॉज, क्यों। तो पहले प्रिज्मेटिक के बारे में पता होना चाहिए, प्रिज्मेटिक के बारे में क्या पता होना चाहिए, प्रिज्मेटिक के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें जो निडल होती है वो कैसी होती है, वो ब्रॉड निडल होती है। और क्या पता होना चाहिए, WCB सिस्टम होता है। और क्या पता होना चाहिए, यहां पर आपके पास एंगल्स जो हैं वो हमारे पास जो रीडिंग्स होती हैं वो रीडिंग्स कैसी है, रीडिंग्स आर इन्वर्टेड, रीडिंग्स इन्वर्टेड होती है। क्या आपकी LOS आपके ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ घूमती है, LOS नॉट रोटेट विथ ग्रेजुएटेड रिंग। हाँ या ना, ग्रेजुएटेड रिंग वहीं पर होती है और ग्रेजुएटेड रिंग घूमती नहीं है। आप कितना भी घूम जाओ ग्रेजुएटेड रिंग वहीं पर रहेगी। सर्वेयर कंपास के अंदर जरा देखो आप यहां पर, अब सर्वेयर कंपास निडल कैसी होती है, हमारे पास एज बार निडल होती है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम यूज होता है। रीडिंग्स यहां पर कैसी होती है, आर इरेक्ट। यहां पर आपकी रिंग जो है वो डिवाइस पे लगी होती है, तो डिवाइस घुमाओगे LOS घूमेगा, रिंग घूमेगी। तो लाइन ऑफ साइट रोटेट्स विथ ग्रेजुएटेड रिंग, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, इट इज प्रोवाइडेड विथ अ बेटर मैग्नेटिक नीडल। तो प्रिज्मेटिक कंपास ज्यादा एक्यूरेट माना जाए क्योंकि उसमें बेटर मैग्नेटिक नीडल है, ये कोई हमारे पास रीजन होता नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल तो मैग्नेटिक नीडल है। इट इज प्रोवाइडेड विद अ स्लाइडिंग ग्लास इन द ऑब्जेक्ट वेन, तो ऑब्जेक्ट वेन में स्लाइडिंग ग्लास होने से फर्क क्या पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज ग्रेजुएशन आर इन होल सर्कल बियरिंग, तो क्या फर्क पड़ता है, रीडिंग तो दोनों में आएगी। इट इज प्रोवाइडेड विद अ प्रिज्म टू फैसिलिटेट रीडिंग इन इट्स ग्रेजुएटेड सर्कल, तो सही बात है, रीडिंग इन्वर्टेड है तो उनको पढ़ने के लिए प्रिज्म तो चाहिए। बस ये है कि प्रिज्म जो है वो मूव कर सकता है, क्या हो सकता है, प्रिज्म मूव हो सकता है। तो प्रिज्म के मूव कराने से हमारे पास हम रीडिंग्स को क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक सही पॉइंट निकल कर आता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। पूछा है हमारे पास यहां पर, इफ S इज द लेंथ ऑफ अ सबकोड एंड R इज द रेडियस ऑफ सिंपल कर्व, ठीक है, लेंथ ऑफ द सबकोड एंड R इज द रेडियस ऑफ सिंपल कर्व, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बिटवीन इट्स टेंजेंट एंड द सबकोड इन मिनट्स इज इक्वल टू। ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है। हमारे पास यहां पर जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास डायरेक्टली हम जानते हैं डिग्री ऑफ कर्व को, तो वो हमारे को कितना आएगा 1719/r के बराबर आता है, बस वहीं से कनेक्ट करना है इसे। तो 1719
एस बटे आर वुड बी द करेक्ट आंसर, वहीं से करेक्ट कर सकते हैं, डी हमारे लिए सही हो जाएगा यहां पर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आसान सा सवाल था। अब इस सेशन के अंत में एक बात जान लीजिए, द क्रैश कोर्स इज ऑलरेडी लाइव ऑन द एईसी प्लस एप्लीकेशन। आप इसको एनरोल करें ताकि आपकी प्रिपरेशन जितने बढ़िया तरीके से सेशंस चल रहे हैं उतने ही बढ़िया तरीके से इस क्रैश कोर्स में भी कराई जा रही है। द क्रैश कोर्स इज अगेन अवेलेबल फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, और अगर आपके कोई फ्रेंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।